नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8 और शुरुआत कर रहे हैं संभल से। संभल मस्जिद विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है जिसमें निचली अदालत के सर्वे के आदेश को चुनौती दी गई है और निचली अदालत के फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग भी की गई है। इस मामले में शुक्रवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच सुनवाई करेगी। मुस्लिम पक्ष ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना से जल्द सुनवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि ये असाधारण मामला है, इसलिए अदालत असाधारण कदम उठाए। इस पर और जानकारी के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। आशीष, महत्वपूर्ण है कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, क्या डिटेल्स? और जी देखिए, बड़ा मामला है और जिस तरह की घटना वहां पर हुई है तो मुस्लिम पक्ष को कहीं जाना था, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने मांग की है कि इस मामले पर तुरंत सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए, इस फैसले पर निचली अदालत के सर्वे वाले पर। और क्योंकि ये एक असाधारण मामला है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी असाधारण कदम इस पर उठाना होगा। यहाँ पर हम ये बताना चाहेंगे कि पहले भी कई मामले इस तरीके के पहुंचे, चाहे वो ज्ञानवापी हो, चाहे वो मथुरा का मामला हो, जिसमें 1994 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया गया है कि ये जो याचिकाएं हैं सुनवाई योग्य नहीं है। तो यहाँ पर सीधे मुस्लिम पक्ष जो है, जो जाम मस्जिद इंतजामिया मस्जिद कमेटी है, वो पहुंची है सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने कहा कि तुरंत इस पर सुनवाई होनी चाहिए। कल रात को 3 बजे ये याचिका दाखिल की गई और इस पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना से मांग की गई कि तुरंत इस पर सुनवाई होनी चाहिए और उन्होंने कदम उठाते हुए तुरंत इस मामले को सुनवाई के लिए लगा दिया है। कल वो खुद इस मामले की सुनवाई करेंगे, उनकी बेंच, सीबीआई की बेंच ये सुनवाई करेगी। काफी अहम है ऐसा मामला कि जब अगर अदालत को अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि संभल में जो कुछ सर्वे की कार्रवाई हुई है वो आगे जारी रहेगी, उसकी रिपोर्ट दाखिल होगी, उस पर कुछ कार्रवाई होगी या नहीं होगी। तो ऐसे में ये काफी अहम है। बहुत सारे कई लोगों की जान इस पूरे मामले में चली गई, हिंसा हुई, लेकिन वो मामला अभी नहीं पहुंचा है। तो फिलहाल जो है सिविल सूट को चैलेंज किया है कि हिंदू पक्ष जो है इस तरीके से चैलेंज नहीं कर सकता किसी मामले को, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इन सब मामलों पर रोक लगाता है कि इस तरह के मामले नहीं चलने चाहिए। तो कल की जो हियरिंग है वो काफी अहम होगी और ये तय होगा कि संभल में इस मुद्दे पर लेकर आगे निचली अदालत में कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो कल देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में संभल मामले को लेकर क्या होता है। महाराष्ट्र सीएम पद के नाम पर मुहर लगाने की कवायद जोरों पर है और आज दिल्ली में बैठकों का दौर चला। अजीत पवार दिल्ली में है, एकनाथ शिंदे भी पहुंचे हुए हैं। साथ ही उन्होंने कल ही अपनी दावेदारी वापस ले ली थी। देवेंद्र फडणवीस भी पहुंच चुके हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी क्या देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगाएगी। क्या कोई और चेहरा भी हो सकता है? सूत्रों के हवाले से उनके नाम पर ही मुहर लग गई है। मुलाकातों का सिलसिला दिल्ली में चल रहा है। कुछ ही देर में रात 9 बजे महायुति की अहम बैठक होने वाली है। हमारे सहयोगियों हमारे साथ मौजूद हैं। मनोरंजन भारती संसद भवन से, रवीश रंजन शुक्ला गृह मंत्री आवास से हमारे साथ मौजूद हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक होने वाली है। कोशिश करते हैं पहले रवीश रंजन शुक्ला के पास जाने की। रवीश, क्या लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है? 8 बज रहे हैं, वहां से क्या खबर? जी बिल्कुल निधि, अमित शाह के घर पर जो है वो कुछ देर के बाद में महायुति की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक शुरू होने वाली है और ये बैठक इस मायने में खास है कि सरकार के गठन में किस पार्टी को कितनी संख्या में मंत्री पद दिया जाए, कौन कौन से मंत्रालय विभाग दिए जाएं, इसको लेकर जो है वो बैठक है। साथ में ये भी तय होगा कि जो पर्यवेक्षक दल है वो कल जाएगा या फिर परसों जाएगा। और ये आप देखिए, ये अभी की ताज़ा तस्वीर है निधि अमित शाह के घर की। अभी तुरंत यहाँ से जो नेता हैं वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं और अभी कुछ देर के बाद में पता चलेगा कि ये कौन है। लेकिन अभी आप देखिए कि हलचल जो है वो अमित शाह के घर पर बढ़ गई है। लगातार जो लीडर्स हैं उनके पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस जो है वो दिल्ली आ चुके हैं, लेकिन अमित शाह के घर पर
ये अभी पहुंचे हैं या नहीं, अभी कुछ समय के बाद में बिल्कुल पता चल जाएगा। लेकिन जानकारी यही मिल रही थी कि सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद में एकनाथ शिंदे और अजित पवार यहाँ पर पहुंचेंगे और 9 बजे के आसपास ये बैठक चलेगी। एक सिर्फ पेच ये फंसा हुआ है कि आखिर मराठा जो सेंटीमेंट्स है उसको बीजेपी कैसे साधेगी। बिल्कुल, अगर यही देवेंद्र सवाल फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनते हैं जी तो जो मराठी मतदाता है। बिल्कुल, आपने ये मराठा सेंटिमेंट की बात की। मनोरंजन भारती हमारे साथ है। मनोरंजन, अब आप इसके पीछे की राजनीति बता दीजिए, जो खींचतान चल रही होगी। हालांकि एकनाथ शिंदे उन्होंने अपना वापस ले लिया है, लेकिन क्या बीजेपी में भी कुछ और नाम हो सकते हैं, या फिर वो जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा था मैं समंदर हूँ लौट कर आऊँगा, उनके नाम पर मुहर लग जाएगी आसानी से? समंदर वापस लौट रहा है, ये बात हम कह सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं बीजेपी सरप्राइज देती है। मध्य प्रदेश में आपने देखा, राजस्थान में आपने देखा, तो क्या आप महाराष्ट्र में भी देख सकते हैं। जो मराठा की बात रवीश कह रहे थे, क्या उसको एक मुद्दा बनाया जाएगा। लेकिन जहां तक आज दिन भर इस लुटियंस जोन में घूमने के बाद मैं आपको कह सकता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी ने उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा, ये बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो सहयोगी दल के जिन नेताओं से मैंने मुलाकात की वो कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस भी होंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि बीजेपी अपने दम पे वहाँ सरकार बना सकती है। उनको 8 से 10, 12 विधायक चाहिए जो कहीं से भी आ सकती है। लेकिन बीजेपी ने तय किया है कि जो महायुति के दोनों घटक दल है उनका भी सम्मान किया जाएगा। 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। दोनों के विभाग की बात करीब करीब हो चुकी है। अजीत पवार के पास वित्त मंत्रालय होगा, एकनाथ शिंदे के पास अर्बन डेवलपमेंट विभाग होगा और बाकी जो है चीफ मिनिस्टर के पास होगा। 2 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा। बाकी जो निटी गिटीज है कि बाकी जो कितने पालक मंत्री होंगे, नगर मंत्री होंगे और कितने विधायकों पर जो है 1 मंत्री बनाया जाएगा, 7 पे बनाया जाएगा, 6 पे बनाया जाएगा, इन सब चीज़ों पे चर्चा होगी। मुझे लगता है मोटा मोटा जो है वो चीज़ करीब करीब सेटल है। बाकी चीज़ों पे चर्चा के लिए ये बैठक हो रही है। चलिए, आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरह से सूत्रों के हवाले से तमाम चीज़ें साफ हैं। कहा जा रहा है देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग चुकी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर जब नाम सामने आएगा तो आएगा। बहरहाल, आइए आगे बढ़ते हैं न्यूज़ 8 में और बात अब झारखंड की करते हैं। झारखंड में आज हेमंत सोरेन ने रिकॉर्ड चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में हुआ। शपथ समारोह में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, तमाम नेतागण, इंडिया गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता पहुंचे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और सांसद भी मौजूद रहे। झारखंड के अलग अलग जिलों से बड़ी तादाद में जेएमएम समर्थक भी रांची पहुंचे। हेमंत सोरेन ने आज अकेले ही शपथ ली है। बाकी मंत्रियों पर बाद में फैसला होना है। शपथ ग्रहण से पहले हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन का आशीर्वाद भी लेने पहुंचे और सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना भी थी, जिनकी इस जीत में अहम भूमिका मानी जा रही है। उधर कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी की आज से संसदीय लोकतंत्र की पारी शुरू हो गई है। वायनाड से 4 लाख से ज़्यादा मतों से जीतकर प्रियंका लोकसभा पहुंची हैं। आज वो लोकसभा में पद और गोपनीयता की उन्होंने शपथ ली। संसद भवन पहुंचने पर प्रियंका गांधी ने कहा कि वे बेहद खुश हैं। प्रियंका की मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी उनके साथ संसद भवन में थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके नाम पुकारा, जिसके बाद वो हाथ में संविधान की किताब लेकर पहुंची और शपथ ली। तो महाराष्ट्र विपक्षी दलों ने इस बार चुनाव में बुरी हार देखी है। महाविकास आघाड़ी के दल ईवीएम में गड़बड़ी का शक जता रहे हैं। कांग्रेस जहां ईवीएम के खिलाफ देशव्यापी यात्रा निकालेगी, वहीं गठबंधन के अन्य जो उनके साथी उम्मीदवार कर्ज लेकर ईवीएम की जांच की अर्जी डाल रहे हैं और एक ईवीएम की जांच में 47,000 भरने पड़ते हैं। एक रिपोर्ट। ये फहाद अहमद हैं। शरद पवार गुट एनसीपी की टिकट पर मुंबई की अणुशक्ति नगर सीट से लड़े, लेकिन नवाब मलिक की बेटी सना मलिक से 3,378 वोटों से हार गए। हार का दोष ईवीएम को दे रहे हैं। अब 2 ईवीएम की जांच की अर्जी डाली है। एक ईवीएम की जांच के लिए 47,000 रुपए खर्च करने होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कर्ज लेकर 94,000 रुपए जमा करवाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक पिछले दिनों में एक रूलिंग दी थी, जिसके अंदर आपको एक ईवीएम पे 47,200 रुपए
जमा करके ईवीएम का आपको ईवीएम चेकिंग और वेरिफिकेशन करा सकते हैं, वो मॉक ड्रिल कराएंगे। हाँ। अब बताइए आप जो ये स्लिप टैली होती है उसके लिए नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, स्लिप टैली अभी भी नहीं होगी। अच्छा। अभी ये लोग क्या करेंगे, एक मॉक ड्रिल करेंगे हाँ। कि ईवीएम देखो ठीक थी, वोट डालेंगे, वेरिफिकेशन का वेरिफिकेशन करेंगे। अच्छा। 47,000 रुपये, 47,200 रुपये एक ईवीएम का। एक एक ईवीएम का। आप बताओ, आप उम्मीदवार को कहते हो कि चुनाव में 30 लाख रुपए खर्च करने चाहिए। 30 लाख या 40 लाख का था, 40 लाख का था पहले, 30 था, अभी वो 40 कर दिया था। अब जैसे मैं चाहता था कि कम से कम 20 ईवीएम का कराऊं, 20 का मैं करा नहीं सकता था, 13 को तो करा ही सकता था, मेरे पास पैसे ही नहीं थे, इसलिए सिर्फ 2 ईवीएम को वेरिफिकेशन का जो है रिक्वेस्ट जो है डाल के आया हूँ। और 94,400 रुपये मैंने जमा किए हैं। मेरे पास इससे ज़्यादा पैसे नहीं थे, ये भी लोगों से उधार लेके आया हूँ। कैसा लोकतंत्र है, मजाक बना रहे हैं आप लोकतंत्र का। ये लोकतंत्र है या पैसे का तंत्र है? दरअसल इस चुनाव में महज 46 सीटों पर सिमटी महाविकास अघाड़ी ईवीएम की लड़ाई सड़कों तक लाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि ईवीएम के खिलाफ एक यात्रा देश भर में निकाली जाएगी। हम एक जन आंदोलन, लोगों की आवाज बन के हम कांग्रेस पार्टी आगे आएंगी, क्योंकि जनता चाहती कि अब वोट बैलेट पे होना चाहिए। एक वोट का अधिकार हमको है, वो भी अधिकार मशीन चुराती है, इस तरह की भावना जनता की है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमें बैलेट पे वोट चाहिए, और हमारे नेता राहुल जी उसका एक जन आंदोलन पूरे देश में खड़ा करेंगे। और इसलिए महाराष्ट्र में हमने निर्णय लिया है कि जन आंदोलन जब राहुल जी का आएगा वो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा रहेगा। और एक हमने सिग्नेचर कैंपिंग अभी आने वाले 2 दिन में हम पूरे महाराष्ट्र में शुरू करेंगे। विपक्षी गठबंधन की तीनों पार्टियों ने हारे हुए उम्मीदवारों के साथ बैठकों में ईवीएम के मुद्दे को सड़क के साथ ही कोर्ट तक ले जाने का मन बनाया है। सबूत भी इकट्ठा किए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने भी फैसला किया है कि जिन मतदान केंद्रों पर ईवीएम से छेड़छाड़ का शक है, वहां पर 5% वीवीपैट रिकाउंटिंग की याचिका दायर की जाएगी। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने भी खारिज किए अडानी पर अमेरिका के आरोप। जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि ये सरकारी एजेंसियों के बीच का समझौता था, इसमें किसी बाहरी शख्स के शामिल होने का सवाल नहीं। वो खबर छापने वालों पर केस की बात भी कर रहे हैं। Had SECI not offered to me this phenomenal offer of ₹2.49 and along with that interstate transmission charges waiver, there is no deal. Where did this originate from? This originated from SECI, which is central government, and it consummated with SECI, where the signatories are the state government, the DISCOMs, and SECI. So where is any third party there? And if somebody is so foolish and so stupid, and somebody goes by hearsay, speaks some kind of nonsense and stupidity, then nobody can help. तमिलनाडु और ओडिशा में बीजेडी के बाद अब आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने इस बात को साफ किया कि इस पूरे डील में कोई रिश्वत की बात है ही नहीं। उनका कहना है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है सेकी, जिन्होंने राज्य सरकार को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि ₹2.49 यानी कि ₹2.49 पर यूनिट के हिसाब से पावर दिया जाएगा। और उनका कहना है कि जो टेंडरिंग प्रोसेस थी उसके द्वारा डिस्कवर किया गया कि ये सबसे कम कीमत वाली पावर है। और उन्होंने ये भी स्टैटिस्टिक्स दिखाया कि पिछले अगर आप देखें 15 सालों में जब से सोलार पावर की बात हो रही है तब से ये लोवेस्ट रेट है सोलार पावर के लिए, और जो राज्य सरकार ने डिसाइड किया कि वो खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा और भी स्पेशल इंसेंटिव्स दिए गए थे, जैसे कि इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस जो होंगे वो भी वेव किए जाएंगे, और इसलिए उनका कहना है कि उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन की। उनका सवाल ये है कि जब एक केंद्र सरकार की ऑर्गेनाइजेशन सेकी खत लिखती है राज्य सरकारों को, बहुत सारे राज्यों को लिखा गया और आंध्र प्रदेश उनमें से एक था, और मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को बाद में साइन किया। 2 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसमें
तीसरे आदमी या तीसरे ऑर्गेनाइजेशन की कोई भूमिका नहीं है। ये बात को जगन मोहन रेड्डी ने साफ किया। उन्होंने कहा कि इस रेट्स की वजह से राज्य सरकार को 4,400 करोड़ रुपए सालाना बच जाएगा और 25 साल में अगर आप देखें तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा बचाया जाएगा या बचाव होगी राज्य सरकार के लिए इस पावर परचेस एग्रीमेंट की वजह से। तो ये थी हमारी सहयोगी उमा सुधीर। आइए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि ग्रैप 4 के नियम फिलहाल दिल्ली एनसीआर में जारी रहेंगे। सिर्फ स्कूलों के लिए संशोधन ही लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पहले भी ग्रैप 4 के जो लागू होने के बाद भी दिल्ली में ट्रक धड़ल्ले से प्रवेश कर रहे थे। तो इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। हम सोमवार को कई आदेश पारित करने का प्रस्ताव कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हम चीज़ों को तार्किक निष्कर्ष पर ले जाना चाहते हैं। हम पराली जलाने पर प्रतिबंध का सख्त क्रियान्वयन चाहते हैं। हम साल भर के पटाखे प्रतिबंध पर भी फैसला लेंगे। तो अब सोमवार को इस मामले में सुनवाई होगी और आशीष भार्गव दे रहे हैं जानकारी और इस पर। दिल्ली और एनसीआर में ग्रैप 4 जो है वो अभी लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सोमवार 2 दिसंबर तक ग्रैप 4 अभी लागू रहेगा। हालांकि CAQM की जो स्कूलों को लेकर जो छूट दी गई थी कि हाइब्रिड तरीके से पढ़ाई स्कूलों में हो सकती है, वो भी संशोधन रहेगा। यानी दिल्ली के जो स्कूल हैं उनमें हाइब्रिड तरीके से पढ़ाई होती रहेगी। लेकिन फिलहाल ग्रैप 4 से जो है वो राहत या रियायत सुप्रीम कोर्ट ने देने से इनकार कर दिया है। अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट फिर तय करेगा हालात देखते हुए कि क्या ग्रैप 4 को हटाया जाए या नहीं। लेकिन काफ़ी अहम यहाँ सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट आदि देखते हुए ये कहा है कि इन रिपोर्ट से साफ है कि ट्रकों की एंट्री को लेकर दिल्ली पुलिस और एजेंसियाँ पूरी तरह नाकाम रही हैं और इन एंट्री को पूरी तरह रेगुलेट नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के मामले में भी हरियाणा और पंजाब को आड़े हाथे लिया है और कहा है कि 24 घंटे 24/7 रियल टाइम जो है डेटा इनका चाहिए पराली जलाने का और इसके लिए सरकार को CAQM को कोई समाधान ढूंढना चाहिए। उस मीडिया रिपोर्ट पर भी गहरी चिंता जताई है जिसमें ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। ये बताया गया था कि खुद किसानों को ये अधिकारियों ने कहा कि वो 4 बजे शाम 4 बजे के बाद पराली जलाएं जिससे वो सैटेलाइट की पकड़ में नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ये सच्चाई है तो ये गंभीर बात है, अधिकारियों को इन सब से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी अहम यहाँ पर कहा है और कहा है कि हम कई बड़े फैसला देना चाहते हैं। 2 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। पटाखों को पूरे साल बैन करने पर भी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि पराली जलाने को लेकर भी वो कोई बड़ा फैसला देना चाहता है। इस पूरे मुद्दे पर वो आगे सुनवाई करना चाहता है। तो दिल्ली के प्रशांत विहार में धमाके की जांच के लिए NSG की टीम पहुंची हुई थी आज। साथ ही डॉग स्क्वाड की मदद से पूरे इलाके की जांच की गई। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा। एक मिठाई की दुकान में आज उसके पास एक तेज़ धमाके की आवाज़ सुनाई दी थी जिसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई थी। और SI पाउडर प्रशांत विहार CRPF स्कूल के पास भी 20 अक्टूबर को हुए धमाके के बाद मिला था। अंतर्राष्ट्रीय जगत से खबर। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री अगले साल रूस की विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री यूक्रेन को लेकर भड़काऊ बयान देते रहे हैं। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। जहां अधिकतर नेटो देश या यूं कहें कि तमाम नेटो देश यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े हैं, वहीं स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको एक अलग ही राह लेकर चलते नजर आ रहे हैं।
उन्होंने रूस के अगले साल मई के विक्ट्री डे परेड में शामिल होने का जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का निमंत्रण है उसे स्वीकार लिया है। रूस में विक्ट्री डे परेड हर साल 9 मई को मनाया जाता है और ये द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत सेना की नाजी जर्मनी पर जीत का प्रतीक है। फिको ने पुतिन के निमंत्रण को स्वीकारते हुए अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि रेड आर्मी और पूर्व सोवियत यूनियन के देशों ने फांसीवाद को हराकर द्वितीय विश्व युद्ध में जीत हासिल की। गौरतलब है कि पुतिन जो हैं वो यूक्रेन और पश्चिम के देशों को नाजीवादी कहकर इन पर हमला करते रहे हैं। फिको जो है वो यूक्रेन को लेकर और भी भड़काऊ बयान देते रहे हैं। पिछले महीने हुए एक ऑनलाइन इंटरव्यू में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पश्चिम के देश यूक्रेन की मदद करते करते थक चुके हैं। जाहिर सी बात है कि स्लोवाकिया के पीएम जो फिको हैं वो यूक्रेन को नेटो देशों की तरफ से मिल रही मदद के खिलाफ हैं, उसके रोके जाने की जो बात है वो कर चुके हैं। वे यूक्रेन युद्ध को लेकर रूसी नज़रिए को आगे बढ़ाते रहे हैं। 2023 में उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध तो 2014 में ही शुरू हुआ और ये यूक्रेन के फांसीवादियों के हाथों जो रूसी जातीय समूह के नागरिकों की हत्या हो रही थी उसकी वजह से शुरू हुआ। गौरतलब है कि 2014 में क्रीमिया को एनेक्स किया रूस ने, तो यहाँ भी वो रूस का पक्ष लेते नजर आते हैं। स्लोवाकिया पीएम फिको ने विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के निमंत्रण को स्वीकार कर नेटो और ईयू देशों को झटका दिया है। स्लोवाकिया जो है नेटो और यूरोपीय यूनियन दोनों का सदस्य देश है और एक ऐसे समय में जब ईयू और नेटो देश रूस के राष्ट्रपति पुतिन को अलग थलग करने की कोशिश में हैं, एक अपने ही साथी देश का रूस की भाषा बोलने से पश्चिम के देशों के बीच की जो दरार है वो सामने नजर आ रही है।